हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों को एक बार से फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर 360 डिग्री पे। हम लोगों की एनसीईआरटी की क्लास एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूँ कि 6 से 8 तक हमारी इतिहास की सीरीज शुरू कंप्लीट हो चुकी है। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जो है उसको और एक एक टॉपिक में फिर शुरू कर दिया जाएगा। पहले मैंने 3-4 टॉपिक एक साथ ही लिए थे, तो और फिर जो है 9-10 की भूगोल की जो है कंप्लीट हो चुकी है। 2 टॉपिक 10th के बचे हुए उसमें वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और हमने जो है 6 से भूगोल की सीरीज शुरू की है। क्लास 6 की जो है कंप्लीट है। तो अच्छा, साथ ही आज जो है छठा लेक्चर है, जो आज लास्ट टॉपिक है, रेगिस्तान में जीवन। इसके बाद जो है सीधे हमारी कक्षा 8 की एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी। कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पहले टॉपिक संसाधन है। यदि आप लोग जो है बेहतर और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, कक्षा 8 में पूरी एक कहानी से समझाया गया है। तो क्लास 10th की मेरी वीडियो है संसाधन, उसको जो है आप पढ़े और उससे आप जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि वो एडवांस क्लास 8th और 10th में काफ़ी अंतर होता है। तो 10th में और एडवांस लेवल को उसमें समझाया गया है कि संसाधन होते क्या है। हम 2 बार एक टॉपिक को न पढ़े, बार बार न पढ़े एक ही टॉपिक को। इसलिए अच्छा है कि हमें जो है चीज़ों को समझ करके पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कौन से पढ़ना है, कितनी सारी किताबें पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। 6 से 12 तक की जो है एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी हम लेंगे, जिसमें जो है विषय वस्तु होगी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक ज्ञान तथा अर्थशास्त्र। जो हम जानकारी लेंगे ये महत्वपूर्ण सारांशों के उपयोगी विषय वस्तु के रूप में लेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी है। यदि किसी को जो है आवश्यकता पड़ती है तो इस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग जो है परीक्षाएं आप लोगों की बहुत नज़दीक है, बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई है। तो आप लोग जो है मन बना करके मन को इधर उधर ना भटकने दें, इस प्रकार से जो है पढ़ाई में लग जाए। अब पढ़ाई करने का सबका तरीका अलग अलग है। एक तरीका ये भी पढ़ाई का है कि एक बार आप जो है उसी टॉपिक को बुक से पढ़े और उसी टॉपिक को किसी अच्छे एजुकेटर से जो है उसकी वीडियो देख लीजिए। जिसकी भी जो है आपको अच्छी लगती है उसकी जो है एक वीडियो देख लीजिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है कोई भी शक्ति, आप कितनी भी जो है ताकत लगा लो, आपका जो है थोड़ा इसको नेगेटिव उसमें मत लेना, बहुत मुश्किल है। जो लोग जो है सिर्फ तथ्यों को रट के जाते हैं और हो जाता सिलेक्शन। इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और पढ़ने का तरीका, कोई लाइब्रेरी किसी ने ज्वाइन कर रखी, किसी ने कुछ कर रखी है, उनका अपना पढ़ने का तरीका है। तो आज यूट्यूब में भी बहुत अच्छा अच्छा जो है पढ़ाने वाले, अच्छे पढ़ाने वाले हैं, अच्छे जो है वो क्वालिटी वाला मटेरियल देते हैं। तो आप यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को और अच्छी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। और जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, अब उनका पढ़ने का तरीका अलग होगा, ठीक है, वहाँ पे शांत माहौल है, जैसे भी है, लेकिन किताबें जो है बोल नहीं सकती है। और जब हम जो है इन किताबों को आगे पढ़ते जाते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती या हमें जो है उसके आगे पीछे की हिस्ट्री पता नहीं होती है, तो वहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो इसलिए जो अच्छा पढ़ाने वाला होगा उसको क्या करेगा, पूरा डिकोड करेगा। और किताबें से आप पढ़ रहे हैं, किताबें से जो है रट लिया, जो भी आप रट रहे हो कि विषुवत रेखा पे जो है ताप कैसे होता है, दाब कैसे होता है, उसको रटा हुआ, उसी को थोड़ा से घुमा के पूछ लिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा जो है गलत आंसर दे देगा। जो लोग, और एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो के बीच और ये सारी बातें जो है नहीं करता हूँ, अपनी जो है उस पर फोकस रखता हूँ ज़्यादा। तो थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। चैनल को जो है आप लोग, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जो है जहाँ पर भी अच्छा लगता है, और कोशिश कीजिए आप लोग जो है वो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्या जो है उसमें यदि चैनल आगे बढ़ता है तो हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ाएंगे। और यही सब्जेक्ट नहीं, ज्योग्राफी के तो मैं न टीचर हूँ, न जो है मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और न मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ी, लेकिन मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक्स भी है,
तो मैं सारी सब्जेक्टों को उनको पढ़ा सकता हूँ। जब मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है उसको पढ़ा रहा हूँ, और चाहे वो जो कक्षा 12 कोई भी टॉपिक इसमें होगा। अभी मैंने एक टॉपिक में पीछे जो है जल के बारे में, उसमें महासागर धारे, उसमें स्लाइड में साफ नहीं दिख रहा था, तो उसको क्लियर से मैं थोड़ा सा स्लाइड में वो सारे नाम वो क्लियर नहीं, तो मैंने कहीं नोट में नहीं कर रखे थे, तो बहुत तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो पाया है। लेकिन महासागरीय धारा में फिर पढ़ाऊंगा। और जिनमें बार बार कंफ्यूज होते हैं कि ठंडी है गर्म है, ठंडी और गर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है उसके याद करने की जरूरत, आपको जो है आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, महासागरीय धारा कहाँ से निकल रही है, ये ठंडी होगी गर्म होगी, और कहाँ पर उसका जो है नाम एक ही धारा है, उसी के नाम अलग अलग हो गए अलग अलग स्थानों पे। तो इस प्रकार से उसको जो है बताऊंगा। और जो एक घास के मैदान इत्यादि है, इसमें 2 टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी में शायद से 10 टॉपिक है, और इसमें जो है इसमें 7 है। तो ये आज लास्ट है, तो उसको जो पुरानी एनसीईआरटी में उसको भी एक टॉपिक उनको सारा बना करके, और घास के मैदान भी उसको भी पढ़ाऊंगा, ताकि जो है कंफ्यूज न हो। और बिल्कुल आसान से, कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक का भी जो है ज्यादा काम नहीं आती। कितने ट्रिक याद रखोगे जीवन में? तो ट्रिक जो है हम याद रखेंगे, वहां पे एग्जाम हॉल में ट्रिक भूल गए तब क्या करेंगे? तो इसलिए आप जो है मन लगा करके, और अधिक से अधिक जो लोग जो है सिर्फ पीडीएफ वो करते रहते, इकट्ठा यहाँ से इकट्ठा वहां से इकट्ठा करते हैं, वो पढ़ाई का एक वो तरीका नहीं है। पढ़ाई का तरीका है कि हम एक रणनीति से पढ़ाई करें। और जैसे हम जो है किसी को भी, अब ये वीडियो है, चाहे आप किसी को देख रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो, आपने 1 घंटे में जो है ये टॉपिक आज देख लिया, एक टॉपिक देख लिया, और जो है आपके पास जो समय बचा हुआ है, आप 6 घंटे निकाल के, आपने 7 घंटे निकाल के, 5 घंटे निकाल के, अपनी जो है जो आपके पास 24 घंटे है उसमें से, अपने समय में से, तो उसमें से आपने 1 घंटा जो है इसको दिया है। और सब्जेक्ट भी आप वो पढ़े, दूसरे घंटे में दूसरा टॉपिक पढ़े, तीसरे घंटे में, जब आपको 1 घंटे में एक टॉपिक पूरा क्लियर मिल जाता है, और उसके जो है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाती है, चाहे इस वीडियो में, चाहे मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे जो है कोई दूसरा एजुकेटर है उसमें, तो आप जो है वहां से लाभ उठाइए। और मन को इधर उधर मत भटकाए, अभी इसको देख रहे अभी उसको देख रहे, ऐसा वो मत कीजिए। जिसको जो है फॉलो करे उसको जो है फॉलो करते जाइए, और एक अच्छी रणनीति से तैयारी कीजिए। तो इसके साथ जो है थोड़ा मैंने इसमें वो समय ले लिया है। तो आज हम रेगिस्तान में जीवन, अब रेगिस्तान क्या होते हैं, किसे रेगिस्तान कहते हैं? रेगिस्तान मतलब जो है हम उसे कभी मरुस्थल भी कहते हैं, कभी मरुभूमि भी कहते हैं। मरुभूमि मतलब जिसमें कुछ उपज नहीं होनी है, उसे जो है मरुभूमि कहते हैं, मरुस्थल उसे कहते हैं। तो ये जो है जहां पर उस, आपको ये जो है ध्यान रखना है कि उसे रेगिस्तान कहेंगे जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, उसे रेगिस्तान कहेंगे। और वहां पे बर्फ, वहां पे बारिश चाहे जो है सूखा मौसम है, चाहे वहां पे बारिश नहीं हो रही, वहां पर हिम हो रहा है, जो है बारिश वहां पे जो है हिम के रूप में हो रहा है, लेकिन वहां पे बारिश नहीं हो रही, तो वो भी रेगिस्तान में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो उस प्रकार से रेगिस्तान क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के होंगे। एक ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा जहां पर बर्फबारी हो रही है लेकिन वहां पे बारिश नहीं हो रही, वो भी रेगिस्तान होगा। और जहां पर जो है बारिश हो ही नहीं रही है, वो जो है गर्म रेगिस्तान में होगा। आज हम रेगिस्तान में जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो। जहां बर्फबारी हो रही है वहां कौन सी घास हो रही है? मवेशियों के लिए वहां तो हमेशा बर्फ ही बर्फ है। पीने के लिए जल भी वहां मुश्किल से मिल पाता है, न हो, एवं फसलों उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन है होगा। यहाँ पर थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा एनसाइटी से, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जीवन कठिन होगा, वहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि वहां पर तापमान कैसा होगा, कष्टकारी होगा। यदि ठंडा है तो बहुत ज्यादा ठंडा, और गर्म है तो बहुत ज्यादा गर्म, तो कष्टकारी तापमान वहां पे है। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र है। तो ये कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र कौन से रेगिस्तान क्षेत्र है, इन्हें रेगिस्तान क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति है, वर्षा कम होगी, बर्फबारी हो रही है, एकदम बिल्कुल बर्फबारी है वहां पे, तो बारिश नहीं वहां पे। तो इसलिए जो है ध्यान रखना आप लोग कि ये भी जो रेगिस्तान में आएंगे। यदि पूछा जाए ऐसा प्रश्न कोई बने कि जैसे जो है लद्दाख है, या जो है थार का मरुस्थल है, सारा का मरुस्थल है, उसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो है रेगिस्तान नहीं है, या उपयुक्त जो है सभी है, और आप लोगों ने जो है कर दिया कि लद्दाख जो है रेगिस्तान नहीं, तो लद्दाख क्या है, रेगिस्तान है।
विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। अब वनस्पति वहां पे बिल्कुल जो है कैसी होगी, होगी भी तो बिल्कुल दूर दूर होगी, और तापमान कैसा होगा, चरम। चरम मतलब जो है एकदम बिल्कुल, यदि जो है गर्मी वहां पे जो है गर्म तो बहुत ज्यादा गर्म और ठंडा तो बहुत ज्यादा ठंडा। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के, ठंडे और गर्म। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। जहां पर भी थोड़ा बहुत जल मिलेगा वहां पर लोग कृषि करेंगे। उसी उत्तरी अफ्रीका में, अब कहा जा रहा है कि अफ्रीका के जो उत्तरी वाला हिस्सा है, जहां पर सारा रेगिस्तान है, सारा मरुस्थल है, तो ये जो है अफ्रीका के उत्तरी उत्तरी अफ्रीका में। यदि इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे उत्तरी अफ्रीका में है या दक्षिण अफ्रीका में है, ये इस प्रकार की जो है सारा रेगिस्तान है अमेरिका में, उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर जो है दक्षिण, अब अफ्रीका तो हमें पता है कि, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सारा रेगिस्तान है, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने लाख वर्ग 32 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। 3287 जो है 263 आप लोग जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 32 तो 8 चौको 32, यानी भारत के जो है एक चौथाई के हिस्से के बराबर जो है वहां का रेगिस्तान है। भारत के पास जितनी जो है भूमि है उसके एक चौथाई, तो सारा रेगिस्तान। अब देखो कितने ही देशों में है, तो 11 देशों में है से घिरा हुआ। अब इन देशों के जो है यदि पूछा जाए सीधे सीधे प्रश्न कितने देशों से, यहाँ पर भी मुश्किल हो जाएगा, 11 देशों से। और कहा जा रहा है कि ये कौन कौन से देश है, तो उन देशों के जो है हम यहाँ पे अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनिसिया है और पश्चिमी सहारा है। तो इतने जो है देशों में ये जो है फैला हुआ है, 11 देशों में इसकी सीमाएं हैं। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं। अब कहा जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर ये नहीं समझो कि बालू बालू वहां पे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे तो बालू के विशाल जो है मैदान है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है कि वहां पर जो है बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उथित पठार भी पाए जाते हैं। कहीं पर जो है बिल्कुल बजरी के मैदान है, तो कहीं पे नग्न चट्टान है, बिल्कुल चट्टानी वहां पे नग्न एकदम जो है, उसमें कोई भी जो है पेड़ पौधे कुछ नहीं, मिट्टी मुट्टी इत्यादि कुछ नहीं। तो इस प्रकार के जो है चट्टान उथित पठार भी पाए जाते हैं। चट्टानी सतह वाले उचित पठार, यहाँ पर जो है पठार कहा जा रहा है कि ये जो है इस प्रकार के उठे हुए जो हिस्सा होते हैं जमीन का, वो थोड़ा सा उसे पठार कहते हैं, टेबल जैसी आकृति की। तो ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर कहा जा रहा है कि 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, कहीं कहीं तो ये 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क जलवायु है, यहाँ की गर्म और शुष्क। इस जलवायु में नमी नहीं है, तो नमी आर्द्रता नहीं है, और आर्द्रता नहीं तो वहां पे बारिश का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, और वर्षा होती है वहां तो बहुत कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। अब आकाश बादल रहित तो निर्मल होंगे होंगे जब वहां पर जो है जलवायु जो है, वहां की जो जलवायु है ये शुष्क है, गर्म और शुष्क है। तो जब इसमें जो है आर्द्रता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बादल यहाँ पे बनेंगे नहीं, तो बादल नहीं बनेंगे तो बारिश कहाँ से होगी। तो इस प्रकार से जो है सारा जो रेगिस्तान है, इस प्रकार की यहाँ पर एक जो है सारा रेगिस्तान की एक जो है यहाँ पर पिक्चर है। ये कहीं कहीं रेती रेत की वो है, कहीं जो है ऐसे नग्न चट्टानी है। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च ताप, उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। रेगिस्तान की सीधे सीधे खासियत क्या है कि वहां पर क्या है, अत्यधिक उच्च अथवा निम्न, या तो उच्च ताप होगा या तो निम्न ताप होगा। बिल्कुल अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा उच्च होगा या तो बहुत ज्यादा निम्न होगा। और विरल वनस्पति होगी, वनस्पति वहां बहुत जो है दूर दूर कहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। अब गर्म रेगिस्तान सहारा, तो यहाँ पर जो ये सारा रेगिस्तान, एक ऐसा रेगिस्तान है गर्म है, तो इसके बारे में जो है जानते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है।
नमी वहां संचय नहीं हो पाती, इतना गर्म है वहां पर कि नमी संचित नहीं हो पाती होती है। यदि थोड़ा सी भी नमी कहीं पे होगी, थोड़ा सा जो है कभी अल्पकालिक के लिए बारिश या जो है रात को, जैसे रात और दिन को टेम्परेचर वहाँ जो है समान नहीं रहते, बहुत ज्यादा रहते, तो थोड़ा सी भी यदि नमी हो वो जो है वहां पर इतनी गर्मी है कि वो जो है वाष्पित हो जाती है और दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा। इतना जो है कहा जा रहा है कि विश्वास नहीं कर सकते आप, अविश्वसनीय, इतने ज्यादा गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टाने अत्यधिक गर्म, अब रेत ही रेत है और रेत के किनारे आप लोगों को पता है कितना जो है गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और नग्न चट्टाने हैं, उनपे तो जो है मिट्टी नहीं, घास नहीं, कुछ नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। जैसे ये जो है चट्टाने गर्म होती है, जैसे जो है रेत गर्म होती है, उससे जो है जो सूर्य की जो किरणें पड़ती है, सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है, उससे जो विकिरण होती है, उससे जो वापस लौटती है, उससे वहां का तापमान, वहां का जो वायु का तापमान है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वहां की वायु भी गर्म हो जाएगी। रातें अत्यधिक ठंडी, अब कहा जाए कि रातें, क्योंकि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या है, रेत बिल्कुल ठंडा हो जाता है, रात को ठंडा हो जाता है, तो रातें कहा जा रहा है अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिर करके हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात को कहा जा रहा है, सॉरी मैंने वो पहले कहा था कि रात और दिन का तापमान समान रहते, लेकिन यहाँ पे जो है कि क्योंकि रेत है और रेत के कारण वहां पे क्या हो जाता है कि एकदम जो है टेम्परेचर गिर जाता है और 0 डिग्री, रात को जो है 0 डिग्री तक। तो देखो यहाँ पर जो है जो तापमान की विभिन्नता है वो रात और दिन के तापमान में बहुत ज्यादा है। 50 डिग्री और सीधे जो है 0 डिग्री, तो सीधे सीधे यहाँ के जो तापमान में अंतर आ रहा है, तापांतर आ रहा है, वो 50 डिग्री का आ रहा है। दिन और रात के तापमान में यहाँ पे जो है 50 डिग्री का अंतर आ रहा है। क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो सबसे ज्यादा जो है तापमान 1922 में यहाँ पर जो है किया गया था अल अजीजिया के क्षेत्र में, जो कहाँ पे, त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में है। आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। अब वहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं हमें, या वैज्ञानिकों को, या जो है ये जो इतिहासकार है, जो ये भूगोल बेता है, इनको ऐसे जो है साक्ष्य मिले कि वहां पर जो है सारा रेगिस्तान हमेशा ऐसे नहीं था, यानी वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ है। और जलवायु परिवर्तन हुआ है तो वहां पर जो है पहले वहां पर हरे भरे घास के मैदान थे, वहां पर जो है मछलियों के हड्डियां भी मिली है, वहां पे कांटे भी मिले हैं। तो इस प्रकार से वहां पे वो अनुमान लगा जाती है, यहाँ तो मछलियां कहाँ से है, और वहां पर वो तो मिले हैं, लेकिन जो गुफाएं हैं उन पे मछलियों के जो है चित्र बने हुए मिले, तो इसका मतलब वो मछलियों के बारे में जो है जानते थे, मछलियां खाते थे। स्थानीय लोग तो इसे उसी चीज के चित्र बनाए जो है उनके आमने सामने जो दिख रहे हैं। तो सारे की गुफाओं में प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे, मगर की जो है मगरमच्छ के चित्र, तो इससे ये लग रहा है कि मगर कहाँ होंगे, मगर तो बड़ी बड़ी नदियों में होंगे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, इस चीज की जो है चित्र बने, हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, भेड़ तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो हमें जो है क्या करना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो है जो दोहन है वो अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखते हुए करना है, उसका विदोहन नहीं करना है, उसका सतत पोषण, जो एक विकास की बात की जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने संसाधनों का यूज करना, उपयोग करना है। अब यहाँ पे वनस्पति एवं प्राणी जात, यहाँ पर जो कौन कौन सी वनस्पति होती है, कौन कौन सी प्राणी यहाँ पे है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है सारा रेगिस्तान यहाँ पे दिखाया गया है अफ्रीका में, और पूर्ण रूप से ये उत्तरी अफ्रीका में, पूर्ण रूप से सारा रेगिस्तान पूर्ण रूप से उत्तरी अफ्रीका में।
अब यहाँ पे जो है पश्चिमी सहारा यहाँ पे दिखाए गए हैं, मोरतानिया यहाँ दिखाए गए हैं, अल्जीरिया दिखाए गए हैं, माली वाला हिस्सा कुछ दिखाया गया, नाइजर वाला दिखाया गया, चाड वाला दिखाया गया, लीबिया वाला है, मिस्र वाला है और सूडान वाला है। तो लीबिया और मिस्र, अल्जीरिया इत्यादि यहाँ पर तो जो है बहुत ज्यादा क्षेत्र में इसका जो है फैला हुआ है। ये जो है मिस्र में तो लीबिया में तो लगभग लगभग जो है ये पूर्ण रूप से है। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे जो स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर जो बनाई गई ये यहाँ पर जो है मिस्र है, तो यहीं पे जो है मिस्र, यहाँ पे जो है स्वेज नहर बनाई गई है। और यहाँ पे जो है लाल सागर देखें तो लाल सागर की सीमाएं कहाँ कहाँ से लग रही है, तो यहाँ पे जो है इरिट्रिया है, सूडान है, मिस्र है, तो इन देशों से जो है लाल सागर की सीमाएं वो लग रही है। अब ये भी जो ये मकर रेखा है, इधर जो है भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये जो है कर्क रेखा है। तो तीनों रेखाएं भी यहाँ से जो है अफ्रीका से होते हुए गुजरती है। और यदि जो है पूछा जाए कि जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसके जो अफ्रीका महाद्वीप है, भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में ज्यादा है कि दक्षिण में ज्यादा है, तो उत्तर वाले हिस्से में ज्यादा है। उत्तर वाले हिस्से में जो है अफ्रीका महाद्वीप ज्यादा है, ज्यादा इसका जो है फैलाव उत्तर वाले उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। सारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एविफॉर्निया पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो पेड़ के नाम बताए जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे जो कैसे होंगे, झाड़ीदार होंगे और कांटेदार होंगे, जिनकी पत्तियां जो है ज्यादा चौड़ी नहीं होगी। ज्यादा चौड़ी पत्ती होने से जो है ज्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा, ज्यादा वाष्पीकरण से उन्हें जो है उनके पास वैसे पानी वहां पे है नहीं, तो इस प्रकार की वहां पे जो है वनस्पति पाई जाएगी। कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, अब मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मरु उद्यान, उद्यान का मतलब जो है आप सीधे जानते हैं कि बगीचा, और बगीचा और मरु का मतलब वो भूमि जहां पर कुछ नहीं होते। तो इस प्रकार की भूमि भी वहां पर है जहां पर जो है कुछ बगीचे होंगे और वहां पर किस प्रकार के खजूर जैसे पेड़ होंगे। तो मरु उद्यान मतलब कहीं पर जो है जहाँ की रेत जो है हवा वायु जो है बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है, और वहां पर नीचे थोड़ा सा जो है कहीं पर पानी का तल आ जाता है, कहीं पर जो है नमी आ जाती है, तो वहां पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, उस स्थान को मरु उद्यान कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो जानवर है ऊंट है, ऊंट क्योंकि ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाजी कहा जाता है, तो वहां पर आराम से लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, तो इस प्रकार के यहाँ पर रेगिस्तान है, तो कोई जो है पेड़ पौधे नहीं, तो जीव जंतु नहीं होंगे, तो वहां पर जो है घास नहीं हो, घास को चरने वाले जो है प्राणी नहीं होंगे, उनपे जो है जो जीवित रहने वाले जैसे बाघ या शेर इत्यादि ये जो है भी नहीं होंगे वहां पे। तो ये जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर जो है होंगे लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू। अब बिच्छू बिच्छू इत्यादि जो है खूब होते हैं, जहाँ पर गर्मी रहती है वहां पर बिच्छू, सांप इत्यादि ये जो है सरीसृप की जो है विभिन्न जो है प्रजाति वहां पे जो है पाई जाएगी। लेकिन अफ्रीका में जैसे तो हमने तो ऐसे अफ्रीका चीते मंगवाए, लेकिन ये नहीं कि जो है सारा रेगिस्तान में पाए जाते होंगे, ये जो है नामीबिया से मंगाए गए थे। तो छिपकली यहाँ के प्रमुख जो है इसी प्रकार से जो रेंगने वाले हैं, ये ज्यादा वहां पे जो है मिलेंगे, जीव जंतु वहां पे पाए जाते हैं। अब यहाँ की जो है जलवायु की जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है ये सारा रेगिस्तान इस प्रकार की, ये मरु उद्यान में कहीं पर जो है पेड़ पौधे उग के आ जाते हैं, तो वहां की रेत उड़ जाती है और वहां से जो है थोड़ा नमी इत्यादि मिल जाती है, तो वहां पे जो है थोड़ा बहुत पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे कौन से होंगे, ये झाड़ी नुमा पेड़ पौधे होंगे, तो ये जो है वहां उसको मरु उद्यान कहते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्म, तो वहां गर्त बन जाते, तो वहां क्या बन जाते, गर्त बन जाते, कहीं पे ऊंचे टीले है, कहीं पे जो है नीचे गर्त बन जाता है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो यहाँ मरुद्यान बनते, तो वहीं पे मरुद्यान बनेंगे जहां पर जो थोड़ा जल आ जाएगा। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग उनके आसपास निवास करते हैं, तो वहां पर लोग जो है वहां पर लोग रहते हैं, वहां पर जो थोड़ा बहुत कुछ उत्पादन करते हैं।
लोग उनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यहाँ मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है, तो कहा जा रहा है कि ये जो है कभी कभी बड़ा हो जाता है। मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। तो यहाँ पे मोरक्को में कहा जा रहा है कि टैफिला लेट जो है मरुद्यान है, एक जो है बड़ा मरुद्यान है, एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग, अब यहाँ के जो लोग हैं ये कैसे हैं, ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या करते हैं, क्या की जो है ये काम नाम करते हैं। तो सारा रेगिस्तान में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। एक समुदाय में वहाँ बहुत सारे जो है समुदाय के लोग, और वहाँ पे जो है जनजातीय लोग वहाँ पे जो है निवास करते हैं। तो विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। इनमें बेदू इन बेदुइन एवं तुआरेंगा भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं भेड़ जैसे पशुधन को पालते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो है जनजाति, कैसी जनजाति, चलवासी जनजाति, ये जो है एक जगह पे स्थायी नहीं है, बल्कि जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी जो चलवासी जनजाति है, जैसे जो गुज्जर है, बकरौल है, तो ये एक जगह पे, क्योंकि इनके पशु है, इनके पास तो पशु जो है एक जगह पर घास नहीं मिलती है, एक जगह पे घास खत्म हो जाती है, फिर वो दूसरी जगह जाते, तो ये चलवासी समुदाय है, पशुपालन नहीं करते हैं। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए, अब वहां पर धूल भरी आंधी चलती है, गर्म है वहां पर जो है आंधी चलती है, वहां पे तो रेत है, रेत जो है बिल्कुल शुष्क हो चुकी है, उड़ती है। उससे बचने के लिए, उस गर्मी से बचने के लिए, और उस रेत, गर्म रेत से जो है, उससे धूल से और आंधी से बचने के लिए क्या करते हैं लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब जो ये जो है इनके पशु के खाल खूल इत्यादि निकाली रहती है, या उससे जो है गर्म जो ऊन इत्यादि से जो गर्म मोटे कपड़े वो बनाते हैं, तो इतना मोटा कपड़ा बनाते हैं, एक तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, और एक वो जो है कपड़े कैसे बनाते हैं, बहुत मोटा बनाते हैं, ताकि जो है जो लू है उससे वो बच सके। तो इस प्रकार की वो जो है वो वस्त्र पहनते हैं। सारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। तो कहा जा रहा है कि जो यहाँ सारा मरुस्थल में जो लोग निवास करते हैं, एक तो नील जो है मरुद्यान भी करते हैं, जहाँ पर जो है मरुद्यान हमने देख लिया क्या है, और मिस्र में जो नील नदी की घाटी है, यहाँ पर जो है लोग निवास करते हैं। यहाँ जल के उपलब्ध होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। तो इन जगहों पे जो है क्या है कि जल के उपलब्ध हो जाते हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ पर जो है जो मिस्र नील नदी घाटी के यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर जो है लोग खजूर इत्यादि के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं जो एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। तो ये जो है यहाँ पर ये फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उपजाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मिस्र की जो कपास है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज, अब यहाँ पर क्या हो गया कि आज वहाँ पर लोगों का जीवन जो है काफी बदल चुका है। वहाँ पर जो है तेल की खोज से क्या हो गया कि संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले, ये तेल की खोज कैसी है कि जो है विश्व में सब जगह तेल की डिमांड है, और ईंधन का साधन है ये। तो इससे क्या हो गया कि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका की तरफ सबका जो है ध्यान आकर्षित हो गया है, और वहां से क्या होगा कि इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो अब वहां पे क्या हो रहा है कि काफी परिवर्तन हो रहा है, वहां पे काफी डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास पैसे आ रहे, लोग जो है उद्योग धंधे में वो लग रहे हैं। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में, अब यहाँ पर जो और खनिज है वो कौन कौन से खनिज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो खनिज है उनमें लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम है। तो जो खनिज संसाधन के रूप में भी जो है यदि हम देखें तो वहाँ पर जो है वहाँ पर काफी संसाधन जो है वहाँ पर। तो ये जो है वहाँ पर ये सब जो है पाई जाती है। एक तरफ से कहें कि वहाँ पर जो है प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर जो है, लोग गरीब है, लोग वहाँ पे जो है जो जिन लोगों ने वहाँ पर जो है खनिज निर्माण को जो है निकालने वाली कंपनी, वो सब बाहर से है, उत्खनन कंपनी वाली सब जो है दूसरे देशों से है। तो वहाँ के लोग जो है अभी भी वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। तो लेकिन काफी अभी अब लोगों को वहाँ पे जीवन बदल रहा है दिन पर दिन, धीरे धीरे। तो काफी बदलाव भी आ चुका है, सारे की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तुआरेंग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक, जो ये वहाँ के तुआरेंग जनजाति के लोग हैं, अभी विदेशी पर्यटक वहाँ पे काफी जाते हैं। काफी लोग आप देखते होंगे अफ्रीका में जो है लोग काफी वहाँ से यूट्यूब में आप जो है वो देखो, बहुत सारे बुद्धू जनजाति है,
मसोई जनजाति है, बहुत सारी जनजाति है, उन जनजातियों को आप देखोगे तो वहाँ पर जो है लोग जाते रहते हैं और वहाँ पे उनके घर इत्यादि जो है वो दिखाते हैं, उनका कल्चर इत्यादि दिखाते हैं, उनके जो है जो हंटिंग है वो करते कैसे करते हैं ये सब दिखाया जाता है। तो वहाँ पर ये लोगों को क्या करते हैं, मार्गदर्शक गाइड के रूप में काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय के स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अब हमने देख लिया कि जो सारा रेगिस्तान है, सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, 11 देशों में उसकी सीमाएं लग गई। अब हम देख रहे हैं कि जो हिमालय वृहत हिमालय क्षेत्र में जो ठंडा रेगिस्तान है, एक लद्दाख ऐसा ही एक ठंडा रेगिस्तान है। अब हम लद्दाख के बारे में, हम ठंडे रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो भारत में जो है थार मरुस्थल है, जो है गर्म मरुस्थल है, लेकिन एक हम जो है गर्म मरुस्थल के बारे में देखेंगे, एक जो ठंडे मरुस्थल के बारे में देखेंगे। तो वृहत हिमालय की बात की जा रही है, कि वृहत हिमालय महान हिमालय की बात की जा रही है, और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इसमें ही ये स्थित है। अब इसके कहा जा रहा है कि इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो कहा जा रहा है कि जो ये लद्दाख है, तो लद्दाख कहाँ पर है, जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे, उत्तर से देखेंगे दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ तो सबसे पहले कौन सी श्रृंखला है, तो सबसे पहले जो है काराकोरम श्रृंखला, तो ये है काराकोरम, ये काराकोरम है। उसके बाद जो है ये लद्दाख वाली है, उसके बाद ये लद्दाख वाली है, और उसके बाद है जास्कर, और उसके बाद हम देखेंगे तो शिवालिक श्रेणी है। इसका आप लोग ध्यान रखना, ये भी जो है सीक्वेंस कभी पूछा जाता है, या किन श्रेणी के बीच में है, तो जास्कर और काराकोरम में है। और इसके दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में जास्कर है, उत्तर में काराकोरम है। लद्दाख से होकर आने वाली अनेक नदियां यहाँ बहती है, तो बहुत सारी वहाँ नदियां हैं। वहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र एकदम से पहाड़ी है, दुर्गम है, वहाँ पर बर्फबारी वहाँ पे खूब होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी यहाँ पे जो है, इसमें जो यहाँ बहती है, इनमें से सिंधु नदी प्रमुख है। सिंधु नदी भारत के जो है लद्दाख वाले क्षेत्र से बहती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि सिंधु नदी जो भारत की जो है किस क्षेत्र से बहती है, लद्दाख वाले क्षेत्र से बहती है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये नदियां हैं ये क्या करती है, सिंधु नदी सिंधु नदी जब जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में इंटर करती है, तो वो क्या करती है, महाखंड गॉर्ज बनाती है, महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती है। महाखंड या गॉर्ज, गॉर्ज किसे कहते हैं, तो ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ रहे हैं और इससे जो है ये शब्द आई है, तो गॉर्ज, तो गॉर्ज का आप लोग ध्यान रखना, जो है गॉर्ज क्या करते हैं कि महाखंड एकदम बिल्कुल खड़ी कटान, एकदम बिल्कुल खड़ी ढलान, जो है जैसे यहाँ पर कोई जो है गंगोत्री में गया होगा, तो आप लोग जब देखेंगे जहाँ पे भैरव घाटी का पुल है, वहां पर उस पुल से सीधे नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल एकदम खड़ी ढलान है, दोनों तरफ से यूं है पहाड़ियां, ऐसे इस प्रकार से नदी ने काट रखा है। और यदि नदी जो है उसने नीचे की तरफ तो काट रखा है, लेकिन उसने क्या कर रखा है कि एक कटान जो है इस प्रकार से हो रखा है, गैरत है लेकिन इस प्रकार से हो रखा है, तो इसे कहेंगे कैनियन, इसे कहेंगे कैनियन, तो ये होगा कैनियन। और इस प्रकार की जो घाटी बन रखी है, इस घाटी को भी जो है नाम दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी नदी के द्वारा बनाई जाती है, कैनियन जो है नदी के द्वारा बनाई जाती है। और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इतने तो जो है ज्यादा चौड़ी नहीं होती है कैनियन, लेकिन जो है एकदम ऐसे भी नहीं होती, थोड़ा से इसमें जो है ये भी आकार की घाटी, और ये जो है कैनियन थोड़ा से ऐसे होंगे, थोड़ा सा यूं होंगे, ज्यादा चौड़े, ज्यादा भी आकार जैसे नहीं होगी, तो इस प्रकार तो भी आकार घाटी मतलब कि नदी के जो है दोनों तरफ जो पहाड़ियां होती है यूं इस प्रकार की रहती है फैलाव, तो वो भी आकार की घाटी बन गई है। कभी कभी ध्यान रखना, यू आकार की घाटी नहीं बनाती नदी, यू आकार घाटी हम आगे देखेंगे, यू आकार घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है, हिमनद के द्वारा। तो नदी कभी भी यू आकार घाटी नहीं, भी आकार, यू टर्न लेती नदी, यू टर्न नदी लेती है, लेकिन भी आकार घाटी नहीं बनाती। लद्दाख में एक हिमालय है जैसे ग्रेगी हिमालय, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिमालय मतलब हिमनद, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखना, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग
अब कारगिल वाला क्षेत्र भी लद्दाख में है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसकी जो है ऊंचाई कारगिल में तो 3000 मीटर से भी लेकर के काराकोरम में जो है कहा जा रहा है कि 8000 मीटर से भी अधिक है। तो काराकोरम श्रेणी में इसकी ऊंचाई कितनी है? 8000 मीटर से भी अधिक है। तो यहाँ पर जो है काफी हाइट में है। अब ये ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। तो कहा जा रहा है कि इसकी जो अधिक ऊंचाई के कारण क्या है, यहाँ की जलवायु कैसी है? बहुत ज्यादा शीतल है और शुष्क है, इसमें भी नमी नहीं है, हवा में नमी नहीं है। लेकिन कैसी है, कभी भी ध्यान रखना कि वहां पे जो है ये मत सोचना वहां बर्फबारी है तो वहां पे जो है आर्द्र जलवायु होगी, वहां पे शुष्क है। लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो है शीतल है, ठंडा है यहाँ पर जो है, जबकि ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। लेकिन ऊंचाई के साथ, तुंगता के साथ जो है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जो है बढ़ते जाते हैं, तो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो है कितना जो है जो सामान्य पतन दर है वो 6.5 डिग्री का अंतर आ जाएगा, 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6.5 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई इतनी ज्यादा, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर कम हो, इस ऊंचाई पर वायु परत पतली हो जाती है। और ऊंचाई पे जो है जैसे जैसे वायु परत क्या है कि वायु तो ऊपर तो जो है हल्की वायु रहती है, वहां पे जो है वैसे भी जो है वो उसकी परत तो हल्की रहती है, उसके जो अणु है वो जो है दूर दूर होंगे तो पतली हो जाती है। जैसे सूर्य की गर्मी अत्यधिक, अब वहां पर जो वायु परत पतली है तो सूर्य की गर्मी सीधे डायरेक्ट पड़ती है, तो डायरेक्ट पड़ती तो अत्यधिक तीव्र महसूस होती है, बहुत ज्यादा तीव्र महसूस, बहुत ज्यादा लगती है सूर्य की गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। तो यहाँ पर अब दिन का तापमान, सूर्य की किरणें तो सीधी तो पड़ रही है, लेकिन जो कहा जा रहा है गर्मियों के ऋतु में भी वहां पर जो है सूर्य का तापमान क्या होता है, पर यहाँ पर जो है पतली है तो जो है रोक भी नहीं पाती, वापस भी चल हो जाती है, विकृत हो जाती है, तो सीधे वापस हो जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में कहा जा रहा है कि -30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर भी जो है काफी अंतर आ रहा है दिन और रात के तापमान में। जैसे हम सारा रेगिस्तान में देख रहे थे, वहां पर भी जो है लगभग 50 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी लगभग जो है 50 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वहां दिन का तापमान बहुत ज्यादा था और यहाँ पे दिन का तापमान भी, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत माइनस में है, बहुत जो है हम देख रहे थे उसमें कि या तो तापमान बहुत कम है, या तो वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, या तो जो है बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इस प्रकार जो है वो क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। शीत ऋतु में यानी विषम स्थिति, वहां पे शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह जाता है। जैसे अफ्रीका में देख रहे थे 50 डिग्री जो है ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर जो है माइनस में चले जाते हैं, जो है 40 डिग्री से भी नीचे चले जाता है। यहाँ हिमालय की वृष्टि छाये क्षेत्र में स्थित है। अब कहा जा रहा है कि हिमालय की वृष्टि छाये क्षेत्र में है, तो वृष्टि छाये क्षेत्र में यहाँ बारिश नहीं होती है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। तो कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है यहाँ पे बारिश, मुश्किल से। तो ये हिमालय की वृष्टि छाये क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है क्या हो रही है, क्यों यहाँ पर बारिश कम हो रही है, हिमालय के वृष्टि छाये क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो है बारिश कम हो रही है। यह क्षेत्र बर्फीला हवा तेज चलने वाली, अब यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही, वहां पे कैसे चल रही थी, शुष्क और जो है गर्म हवाएं चल रही थी, लू टाइप की चल रही थी, लू तो उसे भारत में कहते हैं। तो यहाँ क्षेत्र बर्फीला हवा तेज चलने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। तो कहा जा रहा है कि क्षेत्र कैसे बर्फीली हवाओं और तेज चलने वाले सूर्य ताप का जो है अनुभव कराता है। अब यहाँ पे लद्दाख के बारे में आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में, अब कहा जा रहा है कि यदि आप जो है सूर्य की धूप में बैठे हुए हो, एक हिस्सा आपका जो है धूप की तरफ है और एक हिस्सा जो है आपका किस तरफ है, छाए की तरफ है। तो आपके जो है पैर यदि छाए में है तो एक साथ आपको समय पर क्या हो सकता है, आपको जो है एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात ग्रसित हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखना है कि आप जो है इस प्रकार से बैठे हुए कि सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाए में है और आप एक साथ
यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाए में है, तो एक साथ आपके पैर छाए में है और जो है पीठ यदि आपकी धूप की तरफ है, तो एक साथ जो है क्या हो सकते हैं, समय पर उष्माघात और जो है तुषार उपघात से ग्रस्त हो सकते हैं। तो लद्दाख शब्द को यहाँ पर जो बताएगी कि लद्दाख शब्द क्या है। ला का जो है अर्थ है पर्वतीय दर्रा, और तथा दाख का अर्थ है देश। तो पर्वतीय दर्रा देश, तो ला का अर्थ जो है पर्वतीय दर्रा, ध्यान रखना इस प्रकार से यदि बनते हैं, और दा का अर्थ है देश। तो यहाँ पर जो है फिर लद्दाख मानचित्र भी दे रखा है। अब कहा जा रहा है कि पृथ्वी के जो ठंडे स्थल है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थलों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। तो पृथ्वी के जो ठंडे प्रदेश है, पृथ्वी के जो जितने भी ठंडे प्रदेश है, उनमें से द्रास भी जो है एक क्षेत्र है जो लद्दाख में है। और ऐसे जो है साइबेरियन वाले क्षेत्र जो रूस में है, वो सबसे ठंडे प्रदेशों में है, सबसे ठंडे क्षेत्रों में है, लेकिन लद्दाख में भी उनमें भी एक है। अब लद्दाख को खा पा चांद भी कहते हैं। तो लद्दाख को क्या भी कहते हैं, तो खा पा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो वहां के जो भाषा में इसको जो है खा पा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होगा, हिम भूमि। अब यहाँ पे जो है लद्दाख में हम देखें, यहाँ पे क्या है, सियाचिन हिमनद यहाँ पे है। यहाँ पे जो है हम देखेंगे तो ये जो है कौन सी रिवर आ रही है, इंडस रिवर आ रही है। और इंडस रिवर जो है ये इंडस रिवर यानी जो है सिंधु नदी है, और ये पाकिस्तान में जा करके कहाँ पे, अरब सागर में मिलती है। तो पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में मिलती है, मिठानकोट के पास जो है ये मिठानकोट से दक्षिण में जो है ये कहाँ, मिठानकोट के पास। तो ऐसे इसमें जो है पंचनद आके मिलती है, मिठानकोट में इसमें पंचनद आके मिलती है। पंचनद जो है झेलम जो है रावी सतलुज जैसे ब्यास सतलुज, लेकिन ये जो है कराची के दक्षिण में ही, कराची के दक्षिण में ही जो है किसी अरब सागर से वो मिलती है। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसमें जो नदी है, इसकी जो सहायक नदी है, एक यहाँ पे है श्योक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। नुब्रा नदी है, इसकी सहायक नदी है। गिलगित इसकी सहायक नदी, इसमें तो नहीं दे रखे, लेकिन मैं ऐसे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। गिलगित है, नुब्रा है, श्योक है, ये इसकी सहायक नदी है। और लेह, लद्दाख की जो है राजधानी लेह में है। और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन इस समय शायद 5 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए गए हैं, तो शायद से जो है 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक बार आप लोग जो है देख लेना, पर मुझे ये ध्यान है कि 5 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए गए हैं, 7 हो गए हैं। तो सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो कैलाश मानसरोवर वांगचुंग जो है ग्लेशियर से, वहां से जो है वो निकलती है। यहाँ से जो है बारालाचक दर्रा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दिखाए गए हैं। ये जो है जोजिला दर्रा दिखाए गए यहाँ पर। तो ये कश्मीर और जो है यहाँ पर जोड़ रहा है लद्दाख को। अब वनस्पति एवं प्राणियों में हम देखते हैं यहाँ पे वनस्पति प्राणी, और हम जब जो है ये दरे दूर इत्यादि और रिवर इत्यादि देखेंगे तो वहां पर जो है और अच्छे से समझेंगे, बड़ी क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जो है ये सिर्फ हम देख रहे हैं कक्षा 7 के जो है एनसीईआरटी। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां हैं। अब यहाँ पे उच्च शुष्कता है यहाँ पे, इसके कारण वनस्पति जो है कैसी है, दूर दूर है, बहुत कम है। तो जानवरों के लिए यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ी है। यहाँ पर ये स्थिति है। घाटी में सरबत यानी बिल्लो के बैट होते हैं। बिल्लो के बैट जो है बहुत अच्छे बैट होते हैं। तो ये सरबत के यहाँ पे जो है इसके पेड़ है, सरबत इसे बिल्लो कहते हैं। एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। तो बहुत सारी वहाँ पे पक्षियों की प्रजातियां हैं, लेकिन वहाँ पर जो पक्षियां हैं वहाँ पर ये क्या करती है कि वहाँ पर जो है ये प्रवास करती है। बहुत सारी पक्षियां वहाँ पे जो है
ग्रीष्म ऋतु वहाँ पे वो चली जाती है और जो है शीत ऋतु में वहाँ से वो प्रवास कर जाती है। तो यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत से पाए जाते हैं। इनमें रॉबिन, रेड डस्टर, तिब्बती स्नोकॉक, रोवेन एवं हुप यहाँ के पाए जाने वाले सामान्य पक्षी, इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, यहाँ पे जंगली बकरी है जिसके जो है लंबे लंबे बाल होंगे। जंगली भीड़ यहाँ पे, याक है यहाँ पर, याक जो है जैसे बैल होता है इस प्रकार के जो है जानवर होते हैं, उस पे जो है वो क्या करते हैं कि सामान को भी इधर उधर जो है ले जाने के उसमें काम आते हैं। और अब जो है याग को मानने का भी जो है वो कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ किया गया है। तो ये विशेष प्रकार के कुत्ते आदि वहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर भोटिया कुत्ते होते हैं, वैसे वहाँ पर भी जो है ये कुत्ते विशेष प्रकार के कुत्ते होते हैं, लंबे लंबे बाल वाले, क्योंकि वहाँ पे सर्दी है तो उसी प्रकार से जो है प्रकृति ने बना रखा है। अब क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सर्वतैनी बिल्लों के पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चिरु एक तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। तो चिरु या तिब्बती एंटीलोप एक क्या है, विलुप्त प्राय जीव है, जो विलुप्त की कागार पे विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार सहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होते। तो ये जो है चिरु या तिब्बती एंटीलोप, इसकी जो है ऊन कैसी होती है, बहुत हल्की होती है और बहुत गर्म होती है, इसलिए उसका जो है शिकार बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका वजन कैसे होता है, बिल्कुल हल्का और गर्म में होती है ऊन। अब यहाँ के लोगों के बारे में हम देखें तो लोग लद्दाख एवं तिब्बत, अब कहा जा रहा है कि लद्दाख के साथ हमने क्या भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो है बात आ रही है तिब्बत की भी। तो लद्दाख एवं तिब्बत और मध्य एशिया भी, मध्य एशिया और चाइना चोने वाले जो क्षेत्र है, कि लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध है। वहां पे जो है चाइना में देखोगे आप ज्यादा बौद्ध है, यहाँ पे जो है तिब्बत में देखोगे बौद्ध ज्यादा है, लद्दाख में यहाँ भी बौद्ध धर्म वाले। तो लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। तो परंपरा जो है ये गोपा के साथ स्थित है। कुछ परसेंट मठ जो है यहाँ पर कौन कौन सी है, हेमिस, सिक्से, से एवं लामा यूरो है। ये जो है ये बौद्ध मठ है। इन मठों के नाम आप जो है ध्यान रखना, हेमिस, थिक्से, से और लामा यूरो। ग्रीष्म ऋतु यहाँ के जो है निवासी जो आलू मटर सेम और सलजम की खेती करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ के लोग किस चीज की खेती करते हैं, जो ठंडे एरिया वहां पर आलू जो है, ये आलू तो ठंडे एरिया में ज्यादा होते हैं, जो आलू मटर सेम और जो सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में यहाँ की जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि उस समय जो है खेती बाड़ी इत्यादि कुछ नहीं होती, क्यों वहाँ पे सब जगह बर्फ जम जाती है। तो इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सव में अपने आप को व्यस्त करते हैं। तो ये अपने आप को व्यस्त करने के लिए क्या करते हैं, धार्मिक उत्सव इत्यादि मनाते रहते हैं। और वहाँ पे जो है जो वहाँ की कमाई है, वहाँ पे पर्यटक इत्यादि आते, तो वहाँ पे जो है उनसे थोड़ा बहुत उनकी कमाई हो जाती है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि जो है लेह जो राजधानी है लद्दाख की, ये सड़क से भी जुड़ी हुई है और वायु मार्ग से भी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, ये किसको, लेह को जो है जोजिला दर्रे से, जो जोजिला दर्रा है, इस जोजिला दर्रे से कश्मीर घाटी से जोड़ते हैं। तो यानी ये जो है लेह को कहां से जोड़े, कश्मीर घाटी से, ये जोजिला दर्रा। और इसी में जो है हमारा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यहाँ से गुजरता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है, मुख्य क्रियाकलाप यहाँ पे पर्यटन है। और देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, यहाँ पे जो है गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर। तो ये जो है वहां पर क्या क्या जो है गोपा दर्शन करते हैं, घास के मैदानों में जो है वहां पे जो बुग्याल है वहां पर, और हिमनदों की सैर, जो वहां पर जो ग्लेशियर है उनकी जो है वहां जाते हैं। और जो ये धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। इनमें उत्सव और अनुष्ठानों को देखते यहाँ के जो है पर्यटक आकर्षक है। तो ये वहाँ के पर्यटक आकर्षक है, जो है गोपा दर्शन, घास के मैदानों की जो है वो वहां पर जो है घूमने के लिए जाते हैं, हिमनदों की सैर करते हैं। तो ये जो है वहाँ के प्रमुख पर्यटक है। अब ये थिक्से मठ यहाँ पे दे रखे कि ये जो है थिक्से मठ है वहाँ पे। और ये देखो कितनी उबड़ खाबड़ जो है जमीन है, यहाँ पर एकदम कहीं भी घास फूस इत्यादि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जो है नग्न चट्टान यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ के जो है लोगों के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो है लोग कैसे रहते हैं, क्या इनका जो है, और थोड़ा सा
तो मनाली लेह राजमार्ग, अब जो ये मनाली लेह राजमार्ग है 4 दरों से होकर गुजरता है। तो ये मनाली और लेह, मनाली हिमाचल में और लेह जो है कहाँ हो गए, लद्दाख में। तो ये जो है जो राजमार्ग है 4 दरों से होकर गुजरता है। एक तो रोहतांगा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नुनंगला चा ला और अंगलंग ला। तो ये जो है 4 दरों से होकर गुजरती है। हर राजमार्ग की ओर तो किन किन राजमार्गों से, किन किन दरों से गुजरते हैं मनाली लेह राजमार्ग, तो ये आप लोग ध्यान रखें। जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो राजमार्ग केवल कब खुलता है, जुलाई से सितंबर के बीच में, जब जो है गर्मी रहती है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है, तो उस समय जो है राजमार्ग खुलता है, मनाली लेह राजमार्ग। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दी से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। तो जहां पर उसी प्रकार की जो है जलवायु है, उसी प्रकार से लोगों ने जो है वहां पे संतुलन करना सीख लिया है। अफ्रीका में जैसी जलवायु, वहां के लोगों ने उनके साथ जो है वैसे संतुलन करना सीख लिया है। जल एवं ईंधन, तो जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण, यहाँ पे जो है जल की कमी है, ईंधन की कमी है, तो इनकी कमी के कारण आवश्यक संसाधन एवं मित व्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं। तो ये जो है कुछ व्यर्थ नहीं करते हैं, बल्कि जो है जितनी इनको जरूरत है उतनी ही उपयोग करते हैं, और जो है किसी चीज को जो है अनावश्यक यानी संसाधनों का वो दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में जो है लद्दाख की महिलाएं यहाँ पर दिखाई गई है। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होते हैं। और आप लोगों को जो है जैसे भी लग रहा है, आप लोग जो है देखिए, आप लोग जो है अधिक से अधिक, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग अपने साथ वालों को जो है शेयर कीजिए। और इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सभी जो है चारों सब्जेक्ट देखेंगे, और जो है ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।